वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम यूटीडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट जो कि क्लास 6 से 12th तक का है, उसका पहला सेट डिस्कशन करेंगे। देख लीजिए, ये पहला सेट है, फर्स्ट सेट है, इसको हम डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, कथक नृत्य। कथक नृत्य भारत के किस भाग से संबंधित है? यानी कथक नृत्य के बारे में पूछ रहा है, भारत के किस भाग से संबंधित है। तो कथक एक प्रकार की जाति होती है और वह जाति मंदिरों में जो है ये कहानी सुनाने का काम करती है, और वही जाति जब डांस करने लगी, नृत्य करने लगी, तो वही प्रचलित हो गई। यानी ये जो है उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उत्तर भारत हमारा आंसर हो जाएगा। कहता है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथोलिथ या मध्य पाषाण युद्ध से संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। मैथोलिथ, देखिए यहाँ से भी याद रखना है, मैथोलिथ पूछेगा, मैथोलिथ का मतलब कौन सा युद्ध होता है, तो वहाँ पर आपको बताना है मध्य पाषाण युद्ध। यहाँ ये भी करके पूछ लेता है, ठीक है। तथा इस समय पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। बिल्कुल इस समय के पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। पत्थर के औजार बड़े आकार थे। देखिए जैसे ही माइक्रोलिथ हुआ था, माइक्रो मतलब छोटा होता है, छोटा औजार, तो बड़ा औजार तो हो जाना, यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, नहीं, पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित नहीं, उपस्थित थे। तो इस कारण से हमारा केवल एक ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होता है। बसोली शैली किस राज्य से संबंधित है? तो बसोली शैली जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। बसोली शैली आप तो याद रखना है, बसोली शैली हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। रसमंजरी के रचना किसने की? तो रसमंजरी के रचनाचार जो है भानु दत्त ने किया था। उसके बाद आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, बृहद धर्म पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह इसकी रचना बंगाल में की गई, बिल्कुल सही जवाब है, ये सही स्टेटमेंट है हमारा। इसमें ब्राह्मणों तो तुष विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ खाने की अनुमति दी गई थी, ये भी सही जवाब है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अब आता है मिलान कीजिए आपका, ठीक है। मिलान करने में अब देख लीजिए, फारूसियर जो है 1713 से 1719 तक रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1713 से 1719 तक। आलमगीर द्वितीय 1754 से 59 तक, कौन सा ऑप्शन हो जाए? ऑप्शन नंबर सी। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक रहा था। अहमद शाह जो है 1748 से 1754 तक रहा था। ये आपका हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह तो किस क्षेत्र की सूबेदारी? देखिए सवाई राजा जय सिंह पूछे कहाँ का राजा थे, तो ये अंबर के राजा थे, अंबर के राजा। और इन्हें मालवा का जो है सूबेदारी मिला था। लेकिन गुजरात की सूबेदारी किसे मिला था, ये पूछ लेगा आपसे तभी भी। तो गुजरात की सूबेदारी जो है अजीत सिंह को मिला था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अजीत सिंह। चलिए, तथा है नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल के जो औजार होते थे, यानी आधुनिक काल वाला जो औजार होते, औजार पॉलिश किए जाते थे, सही जवाब है। इस अवधि में ओथल और मूसल का उपयोग अनाज तो पीसने के लिए किया जाता था, बिल्कुल सही है, क्योंकि मानव उन्नत हो चुके थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। छित दत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना तो क्या कहा जाता था? तो इसे दल खालसा के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन नंबर सी। शिथों की राशि व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो 20% हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था।
ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य तथ्यता पहचान कीजिए। यानी कि ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा प्रचलित थी और कौन सत्य। तो राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति होती थी? नहीं, करने ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा भी होता था, तो ये भी गलत है। वहाँ पर जो है वंशानुगत परंपरा प्रचलित नहीं थी और न ही राजा टैक्स वसूला करता था। ऋग्वैदिक काल की बात है। तो उपयुक्त में से तो ही नहीं, ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से तो ही नहीं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। दोनों तो वेदों की अनुमति करने की नहीं थी, क्योंकि इनको छोटा समझा जाता था। और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाने लगी। तो हाँ, वर्ण व्यवस्था जो है जन्म के आधार पर तय की जानी चाहिए। उत्तर वैदिक काल में तुरुतिया व्याप्त हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा। ठीक है, प्रयाज प्रशस्ति, प्रयाज की प्रशंसा। सुने हैं? समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त से दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा किया गया था। ठीक है, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिणापथ से शास्त्रों की संख्या कितनी बताई थी? तो 12 बताई थी। लेकिन यदि पूछ दे आर्यावर्त के शास्त्रों की संख्या तो 10। यहाँ पर आर्यावर्त भी पूछता है तो उसमें आप लोग मारिए 10। विक्रम संवत की शुरुआत तो 30 शासक से जोड़कर देखा जा सकता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी तो विक्रमादित्य भी बोला जाता है, विक्रमादित्य। ठीक है, सतोती विजय के उपरांत में इन्होंने 58 BC में जो है इस संवत की शुरुआत किया था। हर्षवर्धन तो नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के शासक थे, चालुक्य वंश के। पल्लवों के काल में नगरम किसे कहा जाता है? तो ये था व्यापारियों के संगठन, तो नगरम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। जनपद का क्या अर्थ होता है? तो जन की बसने की जगह तो जनपद कहा जाता है। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 2500 वर्ष पूर्व। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। चलिए, हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे, ये कथन गलत है। ठीक है, धान के पौधे ये बताता है अश्वसन तथ्य। हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे, तो बिल्कुल सही है। इस समय हल्के फाल जो है लोहा का बना हुआ था। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक है, यानी कि ये असत्य पूछ रहा है तो दोनों सत्य हो जाए, तो न तो एक और न ही 2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? सही विकल्प क्या है, ये पूछा है। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया, सही है। उन्होंने एक विशेष प्रकार में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन तो बाद काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। नहीं, व्यंजन की भी रचना उन्होंने ही किए थे, बाद में नहीं जोड़ा गया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वज्री संहिता वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो ये है दीर्घ निकाय में किया गया वज्री संहिता वर्णन। पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो ये गंध वंश से शासक अनंत वर्मन ने बनवाया था। अनंत वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद आता है अकबर ने बंगाल तो किस वर्ष जीता था? अकबर ने बंगाल तो किस वर्ष जीता था? तो 1586 में। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य स्वतंत्रता चयन कीजिए। नयनार संत शैव होते थे, अलवार वैष्णव होते थे। ये संत केवल अपृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पन्नार जाति थे। पुलैया तथा पन्नार जाति के नहीं थे, और भी लोग थे। यहाँ केवल बोल दिया, केवल नहीं बोलता तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता। यानी ऑप्शन नंबर आपका
कौन हो जाए 1 और 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पोहार पांडवता बंदरगाह है, पांडवता नहीं चोलता बंदरगाह है, ये चोलता। मदुरै चोलता बंदरगाह है, मदुरै जो है चोलता बंदरगाह नहीं है बल्कि पांडव की राजधानी है, पांडव की राजधानी, पांडव की राजधानी है। यानी कि 1 और बी दोनों कथन असत्य हुआ, उपयुक्त में से सोई नहीं। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नहीं केरल में हुआ था। वे अद्वैतवाद से समर्थक थे। उन्होंने जगत तो मिथ्या या माया था, ये भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया, ये सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4। वीर शैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ? कर्नाटक के क्षेत्र में। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने चाहिए, पीर पराई जाने रे किसने लिखा था? तो नरसिंह मेहता। प्रारंभ में नाथ पंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ? तो उत्तरी क्षेत्र में। मीराबाई किसके अनुयायी थे? तो मीराबाई रविदास के अनुयायी थे। मीराबाई रविदास के अनुयायी थे। मीराबाई जो है राजपूत राजघराने से आती थी। ठीक है, चलिए चोल चाल में तरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनें। बेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद रूप में संग्रहित किया जाता था। नहीं, नगद रूप में नहीं, मजदूरी के रूप में संग्रहित किया जाता था, मजदूरी के रूप में संग्रहित किया जाता था। तदमई एक भूराजस्व था, ये सही है। यानी कि केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा आंसर, ताकि ये तो गलत हो गया। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ? तो जुलाहा परिवार में हुआ था। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? तो गुरु नानक ने किए थे। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था? तो पाणिनि ने। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दी थी? तो यह है प्राकृत भाषा में दिया थे, क्योंकि प्राकृत आम जनों की भाषा थी। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन धर्म के बारे में मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, बिल्कुल सही है। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल सही बात है। ये दोनों सही बात है, 3 और 2 दोनों। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है विनय पिटक में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसमें मिलता है? विनय पिटक में। निम्नलिखित में कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? देखिए सारे ऑप्शन तो आप लोग पढ़िए, लेकिन हम जो गलत ऑप्शन है हम उसको पढ़ते बता देते हैं। ठीक है, विवाहित स्त्रियों तो संघ में प्रवेश करने के लिए माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती है। तो माता पिता की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। विवाहित स्त्री के लिए पति की आवश्यकता होती है, पति के परमिशन लेना जरूरी था। तो हमारा यही स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर डी। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महायान ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा तो बढ़ावा दिया, ये भी सही है। आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है इसका आंसर। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व वे ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकांतवास में साधना करते थे, हमेशा साधना नहीं, प्रायः तभी करते थे। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हुई, बिल्कुल सही है। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुई, ये भी सही है। ठीक है, अर्थात हमारा आंसर 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का ताला अनुक्रम सही है। तो सबसे पहले फहियान आया था, उसके बाद हेनस्वांग आया था, उसके बाद ईटीसांग आया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्युकस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था? उसका नाम मेधास्थनीज था।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी का सही term है? तो इसके लिए ट्रिक है ISPJ, इंडो हिंद यवन, एस से सत, पी से पार्थियन, के से तुसान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है? धम्म महामात्र, ऑप्शन नंबर बी। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश किया था। तो बिल्कुल सही है। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिखी हुई, गलत जवाब। वहाँ की जनसाधारण की भाषा प्राकृत और ब्राह्मणी में लिखे थे। अशोक ने अपने एक शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, 2 गलत है। मुगलों की राजगीर दिल्ली सुल्तानों में किससे बराबर थी? तो इक्सा से बराबर थी। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन सत्यांत है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एरर है, इस क्वेश्चन तो आप लोग छोड़ दीजिए या कमेंट करके आप बता सकते हैं ये इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक ने शिलालेख प्राप्त हुए? अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख उपयुक्त में से सभी स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत तो निम्न में से कहाँ भेजा था? तो सीरिया, मिस्र और श्रीलंका तीनों जगह भेजे थे, ऑप्शन नंबर डी। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो गवर्नर का पद दिया जाता था। भारत तो उपमहाद्वीप कहा जाता क्योंकि ये बड़े आकार के कारण पहाड़, समुद्रों, पहाड़ियाँ तथा पर्वतों में बटे होने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो चित्रित, धूसर, मृदभान का। पांडुलिपि का क्या महत्व है? तो इससे प्राचीन विज्ञान की जानकारी मिलती है, राजाओं के जीवन की चर्चा प्राप्त होती है, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा होती है, और स्तंभ लेखों के अध्ययन में सहायता मिलती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सभी का सभी हो जाता है इसमें देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में ऑल है। निम्नलिखित में कुषाणों की द्वितीय राजधानी कौन थी? तो मथुरा। पहली राजधानी, पहली अगर पूछेगा तो पुरुषपुर या पेशावर, पुरुषपुर या पेशावर। आरतीमेडु नामक प्राचीन पत्थर निम्नलिखित में कहाँ स्थित है? तो यह है पुडुचेरी में। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है जातक जो है बौद्धों का ग्रंथ है, तो बौद्ध द्वारा ही किया जाएगा। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी तो क्या कहा जाता था? तो वेल्ला कहा जाता था, वेल्ला। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्तीर्ण करवाया गया है, बिल्कुल सही है। इसे ब्राह्मणी लिखे में लिखा नहीं, दो अफगानिस्तान के क्षेत्र में दो अभिलेख मिला था, ब्राह्मणी में नहीं था, वो ग्रीक और अरमाइक लिपि में था, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल हमारा ये सही है। पुरातात्विक स्रोतों से संबंध में निम्नलिखित में कौन सी चीजें शामिल थी? तो उपयुक्त सभी चीजें शामिल थी, ये सब का मिला है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, प्रारंभिक मानव आखेटक साध संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? तो क्यों घूमते थे? तो सबसे पहले कारण अब सुनिए। फल एवं वृक्ष एक जगह अगर रहते तो फल और वृक्ष दोनों समाप्त हो जाते, तो उसके लिए दूसरी जगह जाना ही पड़ता था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।
शिकार ढूंढने के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। और मौसम बदलने के कारण नदी नाला सूख जाता था, तब भी जाना पड़ता था। यानी कि उपयुक्त में से सभी कारण आपका हो जाएगा। आहत सिक्के से संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे, ये सही है। आहत सिक्के तो सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था, ढालकर नहीं काट कर बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी तथा तांबा विभिन्न आकृतियों के होते थे, ये सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। कौन सा है, सॉरी पूछता है कौन सा गलत है। यहाँ देखिए, ये गलत सब जरूर पढ़िए, कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में किसका उल्लेख मिलता है? तो सुनारों का, लोहारों का, टोकरी एवं माला बनाने वाले का, सभी का। संदमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन था कथन सही नहीं है? संदमकालीन व्यापार तो 2 सही नहीं है, उसको हम बता देते हैं। व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे, गलत है। समुद्र के साथ साथ सड़क मार्ग का भी प्रयोग करते थे, ठीक है, यही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रत्नाकर निम्नलिखित में से कौन है? तो अश्वघोष, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा कौन सा कथन सही है, ठीक है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी था, बिल्कुल था। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था, सही जवाब है। यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था प्रदक्षिणा, ऑप्शन नंबर बी। आरंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? तो जिनके पौधे बीमार होने की संभावना नहीं रहती थी, वो ऐसे पौधे तो चयन करते थे। बड़े दाने और मजबूत टंडल वाले, ताकि बरसात में उनको दिक्कत न हो। अहिंसक जानवर, जो जानवर अहिंसक नहीं होता उसी तो पालेगा, हिंसक जानवर तो पालेगा तो वो अपने खा जाएगा उसको, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चोलों का महत्वपूर्ण पत्तन कौन था? तो पुआर, ठीक है। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, सही है। पुरातात्विक तो झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। तुसानों के समय बौद्ध धर्म की किस नई संस्था का विकास हुआ? तो महायान संस्था का विकास हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तथा है कि हड़प्पा संस्कृति से संबंध में सही मिलान कीजिए। तांबा जो आता था राजस्थान से आता था, टीन जो है अफगानिस्तान से, सोना जो है कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तथा है हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अर्थ तले लगाई? तो देखिए, नदी सूखने के कारण हड़प्पा सभ्यता की नाश हो गई, ऐसा लगाया जाता है। जंगल के विनाश होने के कारण, चरागाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, शास्त्रों का नियंत्रण समाप्त होने के कारण, ये सभी कारण थे जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता जो है अंत हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आइए, हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का कारण ये तो बता ही दिए हैं अभी नहीं था। परिणाम हुआ, हड़प्पाई नगरों के लोगों ने छोड़ दिया, मोहर लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया, नए बस्ती की संख्या बढ़ गई। यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये परिणाम था और वो कारण था। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाला शास्त्रों में सबसे प्रसिद्ध कौन सा वंश था? तो सबसे प्रसिद्ध जो है तुसान वंश था। अश्वघोष जिसने बुद्ध की जीवनी लिखी थी, किसके दरबारी कवि थे? अश्वघोष के बारे में पूछ रहा है कि वो दरबारी कवि किसके थे? तो ये तनिष्क के दरबारी कवि थे। रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक हो गई? तो काली मिर्च, इसे काला सोना के नाम से भी जाना जाने लगा। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजयी का वर्णन करता है। बिल्कुल सही है ये। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई, गलत है। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बतापी पर कब्जा किया था, सही है। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 तक शासन किया, अर्थात हमारा सत्य नहीं है। पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य नहीं है। चलिए, जाट राजा अपने किस राजा से समय शक्तिशाली रूप में उभरा था? सूर्यमल के। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है अरविंद उनदड़िया, ऑप्शन नंबर बी। आइए, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण किन संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो तहरीक ए हुर्रियत, जमात ए इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट, यानी सभी पर, ऑप्शन नंबर डी। किसे हाल में यूएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बी आर कंबोज। ये हरियाणा जो है ना, हरियाणा यूनिवर्सिटी में जो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये हुआ यूएई के बीच में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात और राजस्थान में हुआ था। तथा है, भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक आयोग के सदस्य रूप में अपना कार्य शुरू किया था? तो यह है 4 वर्ष। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है दिनेश त्रिपाठी। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तथा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है? तथा यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है? नहीं, ये जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन है, ऑप्शन नंबर, ये गलत हो जाएगा। INCOIS भारत में सुनामी के संबंध में भविष्यवाणी और प्रारंभिक चेतावनी के लिए नोडल एजेंसी है? तो बिल्कुल एक नोडल एजेंसी है ये। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली नहीं हैदराबाद में है, हैदराबाद में। तो टेबल 2 सही है, टेबल 2 सही है। इसका ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है, आंसर गलत दिया हुआ है बुक में, ये सही कर ले। एस-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, इस बारे में पूछ रहा है। तो एस्पोसैट नासा द्वारा, नासा नहीं इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, तो पहला क्वेश्चन यही गलत हुआ। यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली सत्ता में संचालित होगा, तो ये सही है, ऑप्शन नंबर टेबल बी सही है। निम्नलिखित पर विचार करें। वस्तु और सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकार, ई-कॉमर्स विपक्ष में कितने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में शामिल है? तो सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही व्यवस्था FMR के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ये जो है इसमें कथन देख लीजिए, यही कथन आपको दिया है। इसमें कहता है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, इस बात की पूछ रहा है। तथा यह दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को सुविधा बनाने वाला एक समझौता है? नहीं, व्यापार को सुविधाजनक बनाने वाला समझौता नहीं है, व्यापार और निवेश से तो नहीं। ये जो है लक्ष्य सीमा सुधारना है, यानी कि सीमा के अदल बदल में जो लोग रहते हैं वो इस पार से उस पार जा सकते हैं, इसके लिए है। भारतीय नागरिकों तो म्यांमार में MFR लाभ प्राप्त करने के लिए म्यांमार सीमा चौकी पर आगमन पर वीजा की आवश्यकता होती है, वीजा पर नहीं, वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए, वीजा की आवश्यकता तब होगी जब म्यांमार के आंतरिक क्षेत्रों में, यानी 16 किलोमीटर, यानी जो सीमा है उस सीमा से 16 किलोमीटर अंदर जाएगा तो।
भारत म्यांमार सीमा की पूरी लंबाई MFR के अंतर्गत आती है, नहीं 16 किलोमीटर के क्षेत्र तक आती है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। जो नए विद्यार्थी होंगे उस तो ये नहीं समझ पाए होंगे, जो पुराने विद्यार्थी होंगे MFR के बारे में पढ़े होंगे वही समझ पाएंगे। हाँ जी, GST से संबंधित प्रश्न है तथा है वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तथ्यों में कितने सही हैं इस बात की पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जो सही है केवल उसी को बता देते। GST में निर्यातक अपने उत्पादन पर कर का भुगतान नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने इनपुट पर भुगतान किए गए कर पर रिफंड के हकदार होते हैं। ये सही है आपका, ठीक है। GST केवल वस्तु के निर्माण और बिक्री पर लगाया जाता है, नहीं। GST वस्तु के निर्माण, बिक्री और आपूर्ति सभी पर लगाया जाता है, आपूर्ति पर भी लगाया जाता है, आपूर्ति पर। और यहाँ केवल लिख दिया, इस कारण से ये कथन हमारा गलत हो गया। GST व्यवस्था के तहत वस्तु और सेवाओं तो केवल उनकी आवश्यकता प्रकृति के आधार पर नहीं, बल्कि आर्थिक उपयोगिता, विलासिता, राजस्व के अनुसार स्लैब में वर्जित किया गया है। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि केवल और केवल एक सही हुआ। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक परमाणु आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए परमाणु गतिविधियों की निगरानी और विनियमन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। आइए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, है कौन सा कथन सही है? मालदीव में इंडिया आउट अभियान का प्राथमिक उद्देश्य भारत से जुड़ी सभी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को रोकना था। इंडिया आउट कैंपेन चला था, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। इंडिया आउट कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ था वहाँ से लोग वहाँ पर जाना नहीं था, तो ये नहीं था। भारत मालदीव तो आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थ और विभिन्न समुद्री अपराधों के खिलाफ अपनी प्राथमिकता रक्षा पंथी मानता है। सही जवाब है। भारत मालदीव में ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विकसित कर रहा है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन 2 और 3 सही है। भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक द्विपक्षीय समझौता के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। इस संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए, सबसे पहले भारत और पाकिस्तान जो है परमाणु प्रतिष्ठान सूची जारी करता है। क्यों जारी करता है? कहता है कि हमारा परमाणु हथियार यहाँ पर है, तुम जो है आक्रमण नहीं करोगे। और पाकिस्तान बोलता है कि हमारा परमाणु हथियार यहाँ पर है, तुम भी आक्रमण नहीं करोगे। अगर जानबूझ के गलती करती है तो इस संधि का उल्लंघन होता है और उस पर कार्रवाई होता है। उसी के बारे में बताया गया है। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची के आदान प्रदान का प्राथमिक उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण को सुविधाजनक बनाना है। तो ऐसा तो नहीं है, सुविधाजनक बनाना नहीं है, बल्कि इसीलिए कि उस पर हमला न हो, ये सब कारण है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक व्यापार तो बढ़ावा नहीं, व्यापार तो बढ़ावा नहीं। हमने क्या बोला अब? तो इसीलिए ये किया जाता है कि उसको बता दिया जाता है हमारा परमाणु हथियार यहाँ पर है, तुम हमला नहीं करोगे, बस इसके चलते। तो न ही एक और न ही दो, ठीक है। आइए, हाल ही में किस राज्य में हर जिले में ड्रोन पुलिस यूनिट की स्थापना की गई है? ड्रोन पुलिस यूनिट थी बिहार में। नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल टेनिस बॉल चैंपियनशिप में किसने खिताब पर कब्जा जमाया? तो ये खिताब पर जो कब्जा जमाया था ये बिहार था। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया जिनका उद्देश्य 75 जिलों में सभी FIR की जांच पूरी करना है? तो बिहार के द्वारा। शरद हादसों में 2022 में बिहार का स्थान कौन था? 13वां। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? तो 97 करोड़। भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया? तो उड़ीसा नहीं, गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? गुजरात। तो इस तरह की ये सेट समाप्त होता है। नेक्स्ट सेट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9088671151 पर।